देखिए जी बेटे, इसके बाद एक नाम आता है टोरॉइड। क्या नाम आता है? टोरॉइड। टोरॉइड किसे कहते हैं हम सबको पता है। व्हाट इज द टोरॉइड? तो किसी भी एक जो हमारा सोलेनोइड होता है उस सोलेनोइड की जो रिंग फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड इज ए रिंग फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। और इस टोरॉइड में जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दिस इज सपोज टू बी ए ये हमारा क्या है? एक सोलेनोइड है, ये टोरॉइड है। ये टोरॉइड एक सोलेनोइड था, उसको ऐसा लिया और इसको रिंग फॉर्म में बना दिया। तो अभी इसके पास कोई एंड नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या? एंडलेस सोलेनोइड। तो टोरॉइड इज ऑल्सो नोन एज क्या? फ्रॉम द नेम एंडलेस सोलेनोइड। अब इसमें हमने करंट पास किया। जब करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं कि ये करंट कैसे फेस करता है। दिस इज वर्टिकल, यहाँ पर अपवर्ड ऊपर की तरफ फेस करता है, और यहाँ पर कैसे फेस करता है? डाउनवर्ड। तो देखिए जरा यहाँ पर जब करंट पास करते हैं तो यहाँ पे करंट कैसा फेस करते हैं? फेसिंग अपवर्ड। और डॉट के साथ हम अपवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। करंट कैसा फेस कर रहा है? डाउनवर्ड। करंट फेसिंग डाउनवर्ड, करंट फेसिंग अपवर्ड। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। इसमें 3 रीजन ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये इसका पॉइंट है, दिस इज पॉइंट O। अगर मुझसे बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर निकालो किसी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट P मान लिया, और हमें किसका यूज करना है? एम्पेयर्स लॉ का यूज करना है। और एम्पेयर्स लॉ बना किसके लिए? क्लोज लूप के लिए बना है। उसके लिए हमें एक सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप कंसीडर करना पड़ता है, जो हमने कैसे ले लिया? ऐसा ले लिया, सर्कुलर लूप। लेकिन जैसे सर्कुलर लूप में देखते हैं कि इसमें किसमें? इनसाइड, इसके अंदर जब निकालते हैं तो इसमें एक बात देखते हैं कि अंदर अगर मुझे इसमें किसका यूज करना है? एम्पियर लूप का यूज करना है, तो हम क्या करते हैं? बी डॉट टीएल इज इक्वल टू कितना लगाते हैं? म्यू नॉट इंटू आई। अब ये बताइए इस लूप में से कितना करंट थ्रेडिंग थ्रू हो रहा है? 0। अरे सारा का सारा करंट इसके लूप के बाहर ही तो जा रहा है, तो इसमें करंट कोई लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी यहाँ पर? 0। डीएल तो 0 हो नहीं सकता, तो पक्का क्या है? बी ही 0 है। तो एक बात समझ में आएगी, किसी भी एक सोलेनोइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। इसी चीज को अगर बाहर निकालना हो, आउटसाइड बाहर निकालना हो, तो ये इसके बाहर निकालना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या करा? एक एम्पीरियन लूप ये उसके बाहर कंसीडर कर लिया। इसका रेडियस कितना है? R1, और जहां पे निकाल रहे हैं उसका रेडियस कितना है? दिस इज R2। अगर मुझे यहां पर इसके बाहर निकालना हो, फिर से हमने लगाया यहां पर क्या? बी डॉट डी एल एम्पीरियंस लो, वो कितना होता है? म्यू नॉट इंटू आई। अब इसमें बताइए कि करंट इस लूप से थ्रेडिंग थ्रू है या नहीं है? लेकिन कितना है? 0। क्योंकि यहां से जितना करंट इसमें जा रहा है उतने करंट तो वापस आ रहा है, तो थ्रेडिंग थ्रू कितना है? 0। अच्छा, थ्रेडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है? 0। दोनों बातों को ध्यान रखना ऑप्शन में। यहाँ पे पहले वाले केस में थ्रेडिंग थ्रू कुछ नहीं था, नेट करंट कितना था? 0। इसमें थ्रेडिंग थ्रू तो है, लेकिन नेट करंट कितना है? 0। नहीं बेटा समझ में? तो ये कितना हो गया? 0। अब डीएल तो 0 नहीं हो सकता, लेंथ तो है इसकी कुछ ना कुछ, तो क्या 0 है? बी इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। तो एक बात समझ में आई, टोरॉइड के बाहर और एक टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? तो हमने देखा इसके इंटीरियर पोर्शन पे देख लिया, ये एक पॉइंट मान लिया, दिस इज पी। अब इसके अंदर देखा यहां पर, तो इसका भी अंदर देखा, तो यहां पर भी क्या करा? एम्पीरियन लूप ले लिया। अब इस एम्पीरियन लूप में फिर से हमने क्या देखा? यहाँ पर वही एम्पेयर्स लॉ यूज किया। अब कहां पे जा रहे हैं? इंटीरियर। अब इसके अंदर वाले पोर्शन पे देखा कि यहां पर ये कितना होगा? आंसर है बी डॉट डीएल। अब यहां पर बी डॉट डीएल डेरिवेटिव किसका है? लेंथ का। किसका है? लेंथ का। तो लिमिट भी किसमें है? लेंथ में। तो इसकी लेंथ कितनी है? ऐसे कि 0 से 2 पाई आर, कोई भी रेडियस मान लें, दिस इज कैपिटल आर। तो 0 से 2 पाई कैपिटल आर। अब बी डॉट डीएल, अब यहां पर किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट इंटू आई। तो बता सकते हो इस लूप से करंट थ्रेडिंग थ्रू है या नहीं है? ये रेड वाले को देखो, यहां से करंट क्या है? अंदर जा रहा है, लेकिन निकल कहां से रहा है? इसके बाहर से। तो नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू है, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई आती है। तो एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी एक टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, बाहर भी 0 होती है। कहां पे एग्जिस्ट करती है? इंटीरियर वही है जहां पर एक सोलेनोइड के अंदर उसकी एक्सिस पे करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस हो रही थी जहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कहां पे होगा प्रमोद? इंटीरियर पोर्शन पे होता है हमेशा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक नाम आता है लॉरेंस फोर्स। क्या नाम आता है? हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है लॉरेंस फोर्स किसे कहते हैं। लॉरेंस फोर्स कहते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में साइमल्टेनियसली, तो ये दोनों फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। तो ये दोनों फील्ड मिलकर उस चार्ज पार्टिकल पर जितनी टोटल फोर्स लगा रहे हैं उस टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। और वो कितनी होती है? आंसर है F = QE + QV क्रॉस B। ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। अब अगली बात, ये जो फोर्स होती है बेसिकली दो तरह की होती हैं। बात तो समझ आ गई ना? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करेगा, ये दोनों फील्ड मिलकर उस चार्ज पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स लगा रही है, उन टोटल फोर्स, वो टोटल फोर्स कितनी है? ये है। तो वो टोटल जो फोर्स है उसी को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और ये बेसिकली दो तरह की होती है। पहला होता है लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा होता है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो कितनी होती है? तो इसका मतलब ये हुआ एक चार्ज पार्टिकल अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा हो तो फिर इस पे फोर्स कौन लगाएगा? चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो जब कोई एक चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितनी फोर्स लगाई है उसी फोर्स को हम लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। वहां पर क्या चीज एब्सेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जीरो कर दो तो लॉरेंस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी मिलती है हमें? F = Q × E। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Fe = Q × E। अब ये फोर्स क्या करती है? आंसर फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। क्या करती है? अब उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सकता है? तो आंसर है ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन में इसकी कुछ कंडीशन हो सकती है। हो सकता है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो। अगर ये चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी? लगाएगी। कहाँ लगाएगी? अपने डायरेक्शन में लगाएगी। तो ये चार्ज पार्टिकल जो एट रेस्ट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन का। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? u वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा हो, उसकी कुछ वेलोसिटी हो। अगर ये चार्ज पार्टिकल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा था और चार्ज पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? चार्ज पार्टिकल पर फिर फोर्स लगाएगी। तो फिर से क्या करेगी? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और अभी भी इंक्रीज किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। फिर से पाथ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन। नहीं आया बात समझ में? अच्छा, लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हो, अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल है QE है, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस पर फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर 10 से चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 5 से फोर्स लगा रही है, तो हर सेकंड में इसकी फोर्स की वेलोसिटी कितनी कम कर देगी? 5। नहीं है समझ? तो पहले ये इधर मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी तो इसे क्या करेगी? ये ऐसा बढ़ रहा था, ये ऐसा बढ़ा तेजी के साथ, क्या करा? रोक दिया और उधर ही धकेल दिया। तो जब ये इधर चलता है, थोड़ा चला नहीं इधर क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम है, तो ये इधर चला, लेकिन जैसे चलता है अल्टीमेटली फिर क्या होता है? एट रेस्ट हुआ। और जब बॉडी रेस्ट में होती है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगाती है, दोबारा इधर ही लेके चलेगी। तो अगर एक ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बताया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हो, अल्टीमेटली उसका पाथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और पाथ कैसा होगा? लीनियर। अब इसी को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से ले ले। अगर यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा हो तो क्या होगा? आंसर कुछ नहीं होगा। हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगाती है? कोई बता सकता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा था और इधर ही तो मूव कर रहा था, तो क्या करेगी? फोर्स भी इधर ही लगाई, और जब फोर्स भी इस पे इधर ही लगाई तो ये क्या करेगा? इधर ही चलेगा। लेकिन इस बॉडी में क्या हुआ? फिर से एक्सेलरेशन हुआ। नहीं है बेटे बात समझ में? फिर से एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए पाथ अभी भी कैसा है उसका? लीनियर। तो एक बात निश्चित हो गई, समझ में आने लगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एट रेस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, तो भाई सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में मूव कराएगी, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके उल्टा चलेगा। लेकिन ये पक्का है कि हर बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही होगा।
लेकिन अल्टीमेटली चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करे या पॉजिटिव चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे या ना मूव करे, अल्टीमेटली उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। ये ध्यान रखना, पाथ कैसा होगा, लीनियर। तो अगर मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में मैंने फेंका और वो चार्ज पार्टिकल सीधा निकल गया, तो हमें सोचना नहीं है वो पक्का पाथ कैसा है, उसमें कौन सी फील्ड काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। बात समझा? और मैंने देखा वो चार्ज पार्टिकल फेंका, वो गोल घूमने लगा, फिर ये हमारी पहचान बन गई कि गोल घूमने वाली निशानी चार्ज पार्टिकल की किस में होगी, और सीधे चलने वाली निशानी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें चार्ज पार्टिकल को इस v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएं, तो क्या होता है? तो हमने देखा ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? पैराबोलिक। नहीं है समझ में? तो अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो या ना हो, अगर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इधर देखो जा, ये क्या है इसकी वेलोसिटी, या ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। ये u, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रही है, तो इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे तो कितना आ गया, u sin थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ गया, u cos थीटा। और तुझे पता है ये इस वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेलोसिटी कैसा है, 90 है, तो इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती तो ये कैसे चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगा। और ये वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, तो यहां से ये वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, इस वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, ये ऐसा चल रहा था ना, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, पहले से इंक्रीज हो गई, लेकिन ये तो पहले भी उतनी वेलोसिटी चल रहा था, अभी भी उतने से ही चलेगा। अरे तो एक्चुअल में इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आ गया, ये आ गया। फिर एक सेकंड के बाद देखते हैं, इसकी वेलोसिटी तो पहले से बढ़ गई, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। तो यहां से फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसका पाथ कैसा आ गया, ऐसा आ गया। फिर से देखते हैं, ये तो इसके बाद एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, लेकिन ये तो पहले भी उतनी चल रहा था, अभी भी उतना चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या देखते हैं, इसका पाथ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसका पाथ कैसा हो गया, दिस इज पैराबोलिक पाथ। तो ये बात समझ में आने लगी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या ना हो, उन दोनों कंडीशन में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके दो ही पाथ होते हैं, या तो वो पैराबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही आता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, ये शब्द याद रखना है आपको, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाती है। वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, वो फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। वहां पर क्या चीज एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो गई हमारे पास, F इज इक्वल टू, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो वो फोर्स हो गई हमारे पास F B इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखेंगे, F B इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। थीटा एंगल बताओ किसके बीच का है, इज द एंगल बिटवीन V एंड B, V एंड B। ऐसे दो पेयर बताओ उसमें जो हमेशा एक दूसरे पे राइट एंगल होते हैं, फोर्स और वेलोसिटी, और फोर्स और, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से तीसरी क्वांटिटी बनी ना, तो इस वाली तीसरी क्वांटिटी की डायरेक्शन वहां होगी जहां पे ये दोनों वेक्टर, इन दोनों वेक्टर मिलके जो प्लेन बनाते हैं, ये V है और ये B है, इन दोनों ने मिलके जो प्लेन बनाया, प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, किसकी, इस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर है यहां से, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये तुम्हें देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए, जब भी दो वेक्टर की आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हो, तो तीसरी जो क्वांटिटी मिलती है, उस तीसरी क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है, दो वेक्टर जिन्हें तुम क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो दोनों मिलके जो प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होगी, किसकी, उस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन। तो वो जो तीसरा वेक्टर होता है, वो हमेशा दो वेक्टर जिन्हें तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन दोनों वेक्टर पे हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल होता है। अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जिन दो वेक्टर की तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमेशा 90 पे हो। अरे समझ में आया? अगर ये भी 90 पे हो गया, ये दोनों भी 90 पे हो गए, ये V और ये रहा B, तो दोनों कैसे हो गए 90 पे, तो उस कंडीशन में एंगल कितना बन गया 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, sin थीटा पे, तो उस कंडीशन में ये फोर्स भी कैसी हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, फोर्स मैक्सिमम हो या फोर्स मैक्सिमम ना हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर
ये फोर्स वेलोसिटी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे राइट एंगल होंगे ही होंगे। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दूसरे पे राइट एंगल है तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, नहीं है। उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो थोड़ा बना लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एट रेस्ट है तो फोर्स कितनी लगेगी उस पे? 0, क्योंकि एट रेस्ट पे। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? तो आंसर है नहीं लगेगी, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो थीटा कितना बनेगा? 0, और थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0। उल्टा मूव करेगा तो भी 180 डिग्री का एंगल, साइन 180 की वैल्यू भी 0। तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सुनना है क्वेश्चन को, आपसे बोला जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल किसी एक फील्ड में मूव कर रहा है, किसी एक फील्ड में मूव कर रहा है, लेकिन वो वहां से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो क्या आप श्योर हो कि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? आंसर है नो, हम श्योर नहीं है। हो सकता है वहां मैग्नेटिक फील्ड हो और ये चार्ज पार्टिकल उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी फोर्स कितना लगेगा? 0। तो वी आर नॉट श्योर। नहीं आया समझ में? तो इन कंडीशन मूव नहीं करता। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर हो तो फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा, तो ये बात समझना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर उसकी दो ही शर्त है, या तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो या ना हो। अगर परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में फोर्स कैसी होगी? मैक्सिमम। अब फोर्स मैक्सिमम है तो उससे क्या होगा? इसका पाथ भी कुछ ना कुछ होगा। तो हमने यहां से देखा कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। कैसा हो जाता है? अच्छा, अब इससे पहले ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो आंसर है इस फोर्स के निकालने के डायरेक्शन होते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल में ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल के लिए। अब तू सोच, ये तो फोर्स है, ये क्या है? बी, ये क्या है? वी। बी और वी ने मिलकर एक प्लेन बना दिया, उसके परपेंडिकुलर ही तो है ये। डन। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई फोर्स की डायरेक्शन निकालो, तो देखना जरा, तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? डायरेक्शन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब सुन, लेफ्ट हैंड रूल से कैसे निकालते हैं आपको पता है? ये लेफ्ट हैंड रूल है आपका, ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनते जाओ फटाफट। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखो भाई, ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक चार्ज पार्टिकल को हम ऐसा लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है? उसकी वेलोसिटी। नहीं है समझ में? ये इसको ऐसा बना लो, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड। और एक चार्ज पार्टिकल को आप चलो ऐसा मूव करा रहे हो, ये क्या है? उसकी वेलोसिटी। तो आपको बताना है इस पे फोर्स कहां लगेगी और दूसरा इसका पाथ कैसा होगा। तो देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये फोर फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? वेलोसिटी। तो फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड। तो इस बॉडी पे फोर्स कहां पे लगी? ऊपर। नहीं बेटे समझ? तो वेलोसिटी तो ये थी, फोर्स अब ध्यान से सुन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? नीचे, तो फोर्स कहां लगी? ऊपर। तो ये वेलोसिटी, तो ये चार्ज पार्टिकल जो इधर चल रहा था, इस फोर्स के इफेक्ट में कहां चलना जाएगा? ए इधर। फिर फोर्स क्या लगी? अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नीचे, वेलोसिटी कहां है? यहाँ। तो फोर्स कैसे है? परपेंडिकुलर। और तुम्हें वैसे ही पता है जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है तो पाथ कैसा होगा उसका? सर्कुलर। सर्कल तो जरूर देगा वो। तो यहाँ से गया तो फिर ऐसा, फिर अल्टीमेटली फोर्स ऐसा लगेगा तो कैसा हुआ? ऐसा। फिर फोर्स ऐसा लगा तो ऐसा। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं? इसका पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं है बात समझ में? नहीं है बात समझ में? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से। और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी उसकी डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल का पाथ भी होगा। अगर वो फोर्स जब लगेगी, अब ये फोर्स तुझे पता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, और जब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ ऑटोमेटिकली क्या होगा? सर्कुलर पाथ ही होगा। और सब सर्कुलर पाथ है तो उस सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, वो मोशन डिसाइड करेगा। अगर वो इस तरफ चलता जा रहा है तो कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इधर चलता तो वो क्या कैसा होता है? क्लॉकवाइज। नहीं है बात समझ? ए ऐसा, अरे अब फोर्स कैसे लग रही है? नीचे। और जब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी ये, तो जो चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा था, ऐसा जाना चाह रहा था, वो चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा? ऐसा। फिर चार्ज पार्टिकल पे फिर फोर्स लगेगी, फिर वो कैसे चलेगा? ऐसा। फिर फोर्स लगे कैसे चलेगा? ऐसा। फिर फोर्स लगे कैसे चलेगा? ऐसा। तो इसका पाथ कैसा हो गया? दिस इज
सर्कुलर लेकिन कैसा, क्लॉकवाइज। नहीं है बेटे समझ में, रिपीट करो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पर ये चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी इधर थी और ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, डाउनवर्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रही थी, अपवर्ड। कैसे थी, तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, यहाँ पर सर्कुलर होगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन तुम्हें ना एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा सर्कुलर तो होगा, लेकिन वो सर्कुलर पाथ किसके अराउंड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की परिक्रमा करेगा, ये ध्यान रखना है, कभी किसी के चक्कर भी चक्कर लगा दो। एक क्वेश्चन देखना जरा, मैंने आपसे बोला ये ऐसे है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो आप बता सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ये ऐसे बना ले दो, ये x है, ये क्या है y है और ये z है, और इसके अलावा क्या है b है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो बताओ ये कहाँ होगा, तो तुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये वेलोसिटी, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इधर, और फोर्स किस पे लगेगी, चार्ज पार्टिकल पे। तो ये चार्ज पार्टिकल पहले यूं था, इधर आएगा, ऐसा आ गया ना, लेकिन फोर्स तो भी परपेंडिकुलर है, ये वाली, ये इधर 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 इधर, तो ये क्या करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं है समझ में? तो ये जब क्लॉकवाइज चलेगा तो किसकी परिक्रमा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की परिक्रमा करेगा, ये ऐसा चलेगा। नहीं है समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, तो ये फोर्स किस पे लगेगी, ये वाले फोर्स इसी चार्ज पार्टिकल पे तो लगेगी। तो जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगे तो चार्ज पार्टिकल इधर आ गया, अभी भी ये फोर्स इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगी, इधर इधर इधर। तो ये चार्ज पार्टिकल किसके चक्कर लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के तो चक्कर लगाएगा ये। उसके बाद बात तो समझ आ गई ना, इतनी छोटी छोटी सी बात। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाएगी। और इससे एक बात समझ में आए, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, लेकिन कब, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर हो। और ये फार्मूला भी हम कब यूज करते हैं, जब तीनों एक दूसरे पे राइट एंगल होते हैं। इसका मतलब जब फोर्स मैक्सिमम होती है तभी उसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ये भी याद रखना है, क्या एनी वन ऑफ द कंडीशन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज टू बी यूज, आंसर है नो। ये सिर्फ तभी यूज होता है जब फोर्स मैक्सिमम होती है और तीनों एक दूसरे पर राइट एंगल होंगे तभी यूज होगा, ध्यान रखना ऑप्शनली। अगला सुन, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या होता है, तो आंसर है सुन। तो सुन, अगर इफ नंबर फर्स्ट, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के हो तो इसका मतलब फोर्स तो पहले से ही परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स तो परपेंडिकुलर था किसके, वेलोसिटी के। तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा, देन पाथ विल बी सर्कुलर। लेकिन अगर मैं तुझसे बोलूं कि इफ वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, तो आंसर नहीं है। तो फिर हम ये देखते हैं कि ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो आंसर है इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, दो कंपोनेंट। तो कैसे बनते हैं वो दो कंपोनेंट, देखिए। तो देखिए जी, अब थोड़ा ध्यान से देखते जाओ फटाफट। तो देखो जी, इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लिए हमने, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। अरे इधर साइन थीटा जाएगा, इधर कितना आ गया, यू कोस थीटा। अब गौर करके देखो यहाँ पर, ये यू साइन थीटा, इस वेलोसिटी का एक इफेक्ट इधर हो गया और एक इधर हो गया। ये यू साइन थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, 90 डिग्री पे है। और अभी पढ़ा हम लोगों ने, जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। लेकिन ये u cos थीटा किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, जब चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं होगी तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो ये u cos थीटा कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म। ये वाली वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उस पे फोर्स लगेगी पक्का। तो ये वाली वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक ही चार्ज पार्टिकल एक साथ दो एक्शन कर रहा है। कैसे दो एक्शन कर रहा है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको गोल भी घूमना है और सीधा भी चलना है। तो गोल भी घूमना है और सीधा भी चलना है, सीधा भी चलना है। तो कौन सा पाथ हुआ, हेलिकल पाथ हुआ। नहीं है समझ, बाइंडिंग देखिए।
वो जो तेरी बाइंडिंग होती है वो कौन सी बाइंडिंग होती है? हाँ, जिसे तुम स्पाइरल बोलते हो, वो हेलिकल बाइंडिंग होती है। करेक्ट द स्टेटमेंट। तो ये कैसा यहां से गया नहीं है। और इन दो ये वाले दो लूप के बीच का जो पाथ होता है उसे फिजिक्स में क्या कहते हैं? पिच। तो पिच के लिए कौन जिम्मेदार? हु इज रिस्पॉन्सिबल? विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल पिच के लिए? यू कोस थीटा। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, जितना टाइम ऑफ रोटेशन इसका यहां से यहां तक का है, पूरा चक्कर लगाता जा रहा है, उतने टाइम में ये क्या कर रहा है? आगे भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन का, टू डायमेंशन का? टू डायमेंशन का। और टू डायमेंशन के मोशन की स्पेशलिटी यही होती है कि दोनों का टाइम ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड एक ही होता है। तो जितने टाइम में ये चक्कर मार के गुड़िया यहां से यहां पहुंच रहा है, सुनो, ये चक्कर लगा के यहां से यहां पहुंचा 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया। तो ये क्या कर रहा है? जितने टाइम में ये चक्कर लगाता जा रहा है उतने टाइम में ये बॉडी क्या हो रही है? ऊपर भी चलती जा रही है। और जब हम इसकी पिच निकालते हैं तो आपको शायद याद होगा इसका टाइम पीरियड निकलता है 2πm/bq। और इसकी अगर मुझे पिच निकालनी है, ये वाले पिच, तो हमें पता है s = ut + at² होता है भाई। तो यहां पे लगा ये एक्सेलरेशन, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जो किसके लॉन्ग है? इस डायरेक्शन के लॉन्ग। तो s तो कितना है? y। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। और ये टाइम कितना हो गया टोटल? 2πm/bq। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 0, क्योंकि वेलोसिटी तो बदलनी है। तो y = 2πm u cos θ/bq। ये क्या है उसका? वो पिच है, वो पाथ है जो इसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल किया। एंड द पाथ विल बी तो ये बात समझ में आई कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो पाथ होगा, पाथ विल बी हेलिकल। ये बात समझ में आई। उसके बाद अगले आता है इसमें, अब आगे देखिए जी, ये बात तो समझ में आई कि चार्ज पार्टिकल के पाथ क्या। उसके बाद आता है बेटे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई कंडक्टर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो उसके में फोर्स कितनी लगती है? तो देखिए जी, फोर्स देखो जी, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर प्लेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो रहा है भाई, प्लीज, ये कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो रहा है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब इससे फोर्स निकालने, तो आपको पता है इस कंडक्टर में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन ये रहे, और क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसा होगा? इसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये इसका एरिया ए है, इसका काट दिया। एडवोकेट क्या नाम था? पंकज। हाँ भाई, इसे फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं। तो ये कंडक्टर है बेटे, ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर किसके अंदर है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इस कंडक्टर पे फोर्स लगानी है। क्या निकालनी है? फोर्स। और ये फोर्स कितनी आती है वो हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट किया। F = BI/L। और कितना होता है? sin थीटा। और ये फोर्स अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कितना आता है? I = B×L। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स है और ये करंट है, और ये B और ये L है। L क्या है? दिस इज द लेंथ। तो एक बात ध्यान रखना, लेंथ की डायरेक्शन कौन सी कंसीडर की जाएगी? जिस डायरेक्शन में करंट होगा। तो जिधर करंट होगा वो डायरेक्शन लेंथ की होगी बेटे। तो अगर करंट ऐसे फ्लो रहा है तो ये लेंथ की डायरेक्शन ये मानेंगे, अगर करंट ऐसे फ्लो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ इधर मानेंगे। अब इसकी डायरेक्शन को निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? डायरेक्शन निकालने का फॉर डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये रहा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बनता है? फोर्स। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? देखो जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो पढ़ रहे थे हम, और जो डायरेक्शन अब तक हमने निकाली वो सब किसको मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती है हमें पहले से ऑलरेडी पता है, वही डायरेक्शन करंट की तो होती है, और वही डायरेक्शन किसकी है? लेंथ की। तो मतलब जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की थी वही करंट की और वही लेंथ की है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें।
तो अगर यहां से बनाए इसको, तो दिस इज फोर्स, दिस इज बी और दिस इज करंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बता सकते हैं इस कंडक्टर पे फोर्स कहां लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड को ठीक करो पहले, नीचे डाउनवर्ड, करंट कैसा ऐसा, तो फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। नहीं है समझ में? अब ध्यान से सुनो, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पेपर के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलते हैं। एक कंडक्टर है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, उसमें करंट पास हो रहा था और वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही थी। आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी कि ये कंडक्टर स्टेशनरी रह जाए। तो अब तुम सोचो, ये कंडक्टर अगर इसका कुछ मास है तो इसे ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे खींचेगी एक फोर्स के थ्रू, और ये नीचे नहीं जा रही, तो पक्का इस बॉडी पर कोई एक उल्टा फोर्स लगा रहा है। कितना? उतना ही लगा रहा है जितना ग्रेविटी नीचे लगा रही है। कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अगर ये कंडक्टर कैसा स्टेशनरी है। तो फिर से वही क्वेश्चन वहीं से आएगा। और तुम्हें करंट दे रखा है, करंट की, तो तुझे पता है फोर्स कैसे दे रखी है? ऊपर, क्योंकि स्टेशनरी एट रेस्ट है। नहीं है समझ में? और तुझे बता रखा है करंट इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो क्या लगाएंगे? वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ से। अब जिधर भी करंट की डायरेक्शन दे रखी है, अगर फोर्स मुझे ऊपर दे रखी है, सपोज टू बी फोर्स ऊपर दे रखी है और करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर करंट ऐसे दे रखा है, फिर से बताना, एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसको अगर मैं नीचे छोड़ दूं तो देयर इज ए कंडीशन, दिस बॉडी शुड बी स्टेशनरी इन द एयर। क्या बॉडी स्टेशनरी रह सकती है एयर के अंदर? बता दो, बताना जरा। ये एक बॉडी है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? अच्छा, करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो क्या ये बॉडी एट रेस्ट होगी, स्टेशनरी हो सकती है? नहीं हो सकती। करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये बॉडी स्टेशनरी हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। देख लेते हैं। तो आपको पता है करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ए ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऐसी। तो फोर्स कैसे लग रही है? नीचे। तो ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, फोर्स भी नीचे, तो ये बॉडी स्टेशनरी नहीं हो सकती। तो देयर विल बी द नेट फोर्स, नेट फोर्स होगा तो बॉडी नीचे जाएगी। नहीं है समझ में? फिर से, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो बता सकते हो कि ये बॉडी स्टेशनरी हो सकती है? नहीं हो सकती। निकालो फोर्स, ऊपर आएगी ना। तो ये आपको समझना है कि कोई बॉडी स्टेशनरी है या नहीं है। तो उसने वही देगा क्वेश्चन कि एक कंडक्टर है, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, करंट इसमें ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके कंडक्टर के प्लेन के डाउनवर्ड जा रही है। अब आपको बताना है कि इट वुड बी स्टेशनरी होगा, नहीं होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, जो भी है वट एवर द कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद इसमें एक नाम आता है टॉर्क। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, अब हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर एक लूप ले लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप, एक लूप को हमने क्या करा, रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। इधर देखो जरा, ये एक लूप है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो इसमें एक चीज हमने देखी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ये कोइल है, इस कोइल का अपना प्लेन भी होगा, प्लेन, हाँ जी। तो ये क्या है इस कोइल का, दिस इज प्लेन, क्या बेटे, दिस इज प्लेन, ये प्लेन है कोइल का, दिस वन। और इस प्लेन से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। लुक एट हियर, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये कोइल का प्लेन है। अगर कोइल का प्लेन है तो कोइल का एरिया वेक्टर भी होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मान ले सपोज टू भी ये नॉर्थ है, साउथ और मैग्नेटिक, ये कोइल ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा भी ऐसे है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। नहीं है समझ बात? अच्छा, अगर ये कोइल यहाँ से ऐसी होती तो क्या होगा, एंगल कुछ बनेगा। अब ये कोइल जैसे जैसे रोटेट करती चली जाएगी तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल क्या होगा, हर बार बदलता चला जाएगा। नहीं आई बात समझ में बात? इतनी बात तो समझ में आती है। अच्छा, ये कोइल अगर ऐसे होती तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनता है इसका, पक्का कितना, 90, और ऐसे है तो 0। अच्छा, लेकिन एंगल किसके बीच का है, एरिया वेक्टर और। अब इसमें दो चीज सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसका एरिया वेक्टर है और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक।
तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका एरिया वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन, दिस इज द एरिया वेक्टर, और ये प्लेन, और ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रही है? अगर 30 डिग्री का बना रही है, 30 का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के साथ भी तो एंगल बना रही होगी, तो वो एंगल कितना होगा? 60 का। नहीं है बेटे समझ में? तो यहाँ पर हमने मान लिया कि थीटा एक एंगल, दो एंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। एक एंगल हमने मान लिया थीटा, तो थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक एंगल मानते हैं हम अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का। नहीं है समझ में? तो देखो जी, इसी तरह से ये कोयल है, यहां से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होंगी भाई। नहीं है समझ में बेटा? इस पूरी कोयल में से पास हो रही है। अब इसमें दो चीजें देखो, तो ये क्या है? यहां से मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है? प्लेन। और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? ये तो होगा एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है? थीटा। और इसके साथ जो एंगल बना रहा है प्लेन के साथ, वो एंगल कितना है? अल्फा। ठीक। तो यहां से देखते हैं कि अल्टीमेटली जब इस किसी भी एक रेक्टेंगुलर लूप से जब मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, तो ये हम देखते हैं कि इस वाली कोयल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के अलोंग, ये कोयल थी ना ऐसी, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ कितनी है? L, इसकी लेंथ कितनी है? B। दिस इज द कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L, और ये कितना है? दिस इज ब्रेथ। तो ये बात समझो और समझ में भी आती है कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कंडक्टर है, इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है? ऐसा। तो जब करंट इसमें ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसी। कंडक्टर कैसे जा रहा है? करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। तो इसमें एक फोर्स की डायरेक्शन आएगी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? इसके डाउनवर्ड। निकाल लो, चाहे तो निकाल सकते हो आप। देखो जरा निकाल के दिखाओ, करंट की डायरेक्शन ये रही, जल्दी फटाफट निकाल के दिखाओ। ये करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसी। ये एंगल कितना बना रही है? इससे 90, और इस कंडक्टर के साथ। तो इस पर डायरेक्शन बताओ फोर्स की कैसे आएगी? मैग्नेटिक फील्ड, ये तो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये रही, तो कैसे आएगी? डाउनवर्ड। और ये कैसे डायरेक्शन आ रही है? डाउनवर्ड। ऐसे इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? दिस इज डाउनवर्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, फोर्स की डायरेक्शन, तो कैसे आएगी? अपवर्ड। और जब हम इस प्लेन पे निकालते हैं तो क्या देखते हैं? करंट ऐसा जा रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आती है? प्लेन के अलोंग आती है। अरे प्लेन के अलोंग। और इसकी भी क्या आएगी? प्लेन के अलोंग ही आती है। नहीं है समझ में? प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखते हैं कि ये वाली जो फोर्स है जो अलोंग द ब्रेथ लग रही थी, ये फोर्स एक दूसरे को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। अच्छा क्यों कैंसिल करती है? सुन, क्योंकि इसकी लेंथ जो है उतनी लेंथ इसकी है, तो ये फोर्स कैसे लगा रहा है? F। तो ये वाले फोर्स भी ऊपर कितनी लगा रहा है? F। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होती है? अलोंग द लाइन ऑफ रोटेशन। जब कोई बॉडी पर फोर्स हम अलोंग द लाइन ऑफ रोटेशन लगाते हैं, देखना जरा, इस बॉडी पर मैं जितनी फोर्स नीचे लगा रहा हूं उतनी फोर्स अगर इस बॉडी में ऊपर लगाऊं तो इस बॉडी में कितना नेट फोर्स लगा? 0। कोई एक्शन हुआ? कोई नहीं। लेकिन इस बॉडी पर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स इधर से लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स इधर से लगाई, तो बॉडी में क्या हो गया? रोटेशन चालू हो गया। तो ये वाली फोर्स जो इस लेंथ के अलोंग है, ये क्या स्टार्ट करती है? इसमें रोटेशन। रोटेशन देने के लिए कौन जिम्मेदार है? टॉर्क। तो इस बॉडी पर टॉर्क लगेगा। ये दोनों फोर्स मिलकर क्या देती है? कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करती है? टॉर्क। लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर होती है और अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन होती है, लाइन ऑफ रोटेशन होती है, इसलिए ये फोर्स क्या होती है? एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं और ये कोई इफेक्ट नहीं देती। फिर से सुनो, इन दोनों फोर्स का टोटल, ये फोर्स कैसी है? इतनी डाउनवर्ड, ये फोर्स कैसी है? अपवर्ड। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल? दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना है? 0। ऊपर नीचे से कितना है? 0। तो इस टोटल कोइल पर नेट फोर्स कितनी है? 0। ये ध्यान रखना है। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होती है तभी हम टॉर्क के बारे में सोचते हैं। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होती है तभी हम टॉर्क के बारे में सोचते हैं। और टॉर्क की एक सबसे पेटेंट कंडीशन ये है कि टॉर्क के लिए हमेशा 2 फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? 2 फोर्स चाहिए। और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम। अगर मैं इधर 10 न्यूटन की लगा रहा हूं तो इस बॉडी पर दूसरी फोर्स भी 10 ही होनी चाहिए, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। अगर मैं 10 इधर लगा रहा हूं तो दूसरा फोर्स इधर लगना चाहिए। नंबर दूसरी बात, ये जो फोर्स होती है कभी भी सेंटर ऑफ मास की लाइन पे या लाइन ऑफ रोटेशन की लाइन पे नहीं होनी चाहिए। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसा चलती है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, तो अगर मैं फोर्स यहाँ से यूं लगाऊं
और इस पर फोर्स यूं लगाऊं तो ये बॉडी नहीं चलेगी, ये यहां से यूं लगाऊं, इस पॉइंट से यूं लगाऊं तो भी नहीं चलेगी। तो ये फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन पर नहीं होनी चाहिए दोनों फोर्स। नंबर तीसरी बात, इन दोनों फोर्स के बीच में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखना इस पॉइंट से यहां से मैं फोर्स लगाता हूं तो ये रोटेशन है पॉइंट का, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है। यहां से फोर्स लगाते हैं, यहां से इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसके बीच में भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर, ये बॉडी रोटेट करेगी, अदरवाइज ये बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने यही ऑब्जर्व करा, नेट फोर्स तो जीरो थी। पक्का ध्यान रखना, जब एक बॉडी रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल, तो नेट फोर्स पक्का जीरो होगी इसकी। तो रोटेशन लेती है आंसर, हाँ रोटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये वाली दोनों फोर्स जिम्मेदार है। अभी इन दोनों फोर्स से जो बॉडी में रोटेशन आता है, वो रोटेशन हम लोगों ने देखा, उसका टॉर्क कितना आता है, कोई फार्मूला याद है किसी को, MBIA sin, और NIA इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो MB sin थीटा। और इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल टू, भाई n तो नंबर ऑफ टर्न है, अगर एक लूप होता तो कितना लिखते हैं, दिस इज I इज इक्वल टू B क्रॉस, नहीं है ये समझ में। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, B और A इन दोनों मिलके जो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो देख ले अभी भी तो परपेंडिकुलर है, ये देखो बेटा गुड़िया, ये क्या है, इस कोइल का एरिया वेक्टर ये रहा, इस कोइल का एरिया वेक्टर तो ये रहा, इधर देखो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे। तो इन दोनों का ये तो प्लेन बना, अरे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो टॉर्क ऊपर ही तो लगी, तो कोइल कैसे घूमेगी, इसी तरह से तो घूमेगी। अरे एक दरवाजे को बंद करते हो खोलते हो, तो जब दरवाजे को खोलते हो बंद करते हो तो ये दरवाजे का ये ऐसा दरवाजा होता है, तो ये इसका रेडियस होता है जहां से घुमाते हो, और ये फोर्स लगाते हो, तो इस आर पर ये फोर्स 90 तो बनाती है, तो ये प्लेन हो गया, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस उसी के तो लंब बॉडी घूमती है, तो वो टॉर्क की डायरेक्शन होती है। ये टॉर्क कितनी आती है, MB sin थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि टॉर्क, ये टॉर्क, इस टॉर्क की डायरेक्शन कहां पे होगी, जो डायरेक्शन किसकी है, अरे M की, और ये रहा, इन दोनों का जो प्लेन होगा उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। M की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन एरिया की होगी। नहीं बेटे समझ बढ़िया, हमें पता है बेटा जो मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, NIA तो होता है या IA होता है। तो एरिया वेक्टर, करंट तो स्केलर है, एरिया तो वेक्टर है, तो स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी क्वांटिटी क्या बनती है, वेक्टर। तो M वेक्टर है, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर है, तो जो डायरेक्शन M की A की होगी वो डायरेक्शन M की होगी। तो M की डायरेक्शन कौन सी है, जो डायरेक्शन A की है। दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। नहीं है समझ, तो टॉर्क को आप इस फार्मूले से यूज कर सकते हो, इस फार्मूले से। अब एक क्वेश्चन सुनना, अच्छा इसमें एक एंगल और अल्फा समझ में आ गया, अल्फा किसे कहते हैं। तो इसमें अल्फा और इसका केस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अल्फा इट इज द एंगल B एंड प्लेन, और थीटा एंगल बिटवीन एंड एरिया वेक्टर। एरिया बोलो या नॉर्मल बोल सकते हो। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। ये कोइल है, इस कोइल का ये एरिया वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक। एंगल तो याद हो गया ना अब आपको। मैंने लैंग्वेज में क्वेश्चन बोला तुमसे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू प्लेन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन, तो अल्फा कितना, और थीटा कितना, एग्जैक्टली राइट। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में जा रही है, एरिया की डायरेक्शन में जा रही है। if the magnetic field is normal to area vector, थीटा कितना, अल्फा कितना, वेरी गुड, बहुत सही समझा। फिर से, if the plane of the coil making an angle with the magnetic field 30 डिग्री, क्या
इफ द प्लेन ऑफ द कोइल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्या दिया है? अल्फा कितना है? 30 है। थीटा कितना? 60। कैसे निकाला? माइनस कर लिया 90 डिग्री से। इफ द मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल विद द प्लेन इज 30 डिग्री, if the normal of the coil making an angle with the magnetic field 40 degree, if the normal of the coil making an angle 40 degree with the, तो थीटा दिया होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये कंफ्यूज मत हो जाना, लैंग्वेज में फंस मत जाना इसमें। अगला सुनो, उसके बाद इसमें आता है एक नाम आता है हम लोगों के सामने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम आता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं भाई? ये हम सबको पता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक अरेंजमेंट होता है किसका? 2 कनकेव बार मैग्नेट्स का। और जब इन 2 कनकेव बार मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? होलो सिलेंड्रिकल कैविटी फॉर्म करते हैं। ये बात समझ। और जब इस होलो सिलेंड्रिकल कैविटी में जब हम किसी एक सॉफ्ट आयरन को, किसी भी एक सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को बीच में इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से सुनना, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक अरेंजमेंट है किसका? 2 कनकेव। हम 2 कनकेव बार मैग्नेट्स लेते हैं, हॉर्सशू शेप बार मैग्नेट्स लेते हैं। उन 2 बार मैग्नेट्स को जब एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं, ऐसा नजदीक लेके जाते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एक होलो सिलेंड्रिकल, होलो मतलब अंदर से खाली हुआ पाइप जैसा, कुएं जैसा एक होलो सिलेंड्रिकल कैविटी बना देती हैं। और जब इस कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं? एक सॉफ्ट आयरन का पीस ऐसा डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये इस कैविटी के रेडियस के अलॉन्ग क्या करती हैं? मूव करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि यहां पर देखें, अगर हम ये 2 कनकेव बार मैग्नेट्स थी, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं। जैसे एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं तो ये होलो सिलेंड्रिकल कैविटी जैसा बना लिया। और इस कैविटी के अंदर जैसे हम एक होलो सिलेंडर को प्लेस करते हैं, अगर मैं सिलेंडर दिखाऊं तो इसका टॉप ही तो नजर आएगा। तो ये वाला ट्रांसवर्स, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने लिया हुआ, ट्रांसवर्सल सेक्शन लिया हुआ है इसका, ये वाला। तो यहां से अगर हम देखें गौर से, तो ये जो कनकेव बार मैग्नेट्स होती है, इनका रोल क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना। इनका रोल ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, इनको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? इट मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियली। ये जो अगर ये ऐसे होती, अगर ये मैग्नेट ये ऐसे होती है, यहां पर ये प्लेन सरफेस होती, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है? सीधी तो निकलती है ऐसे। अब लेकिन जैसे इसको हम ये ऐसा करते हैं, कर्वेचर में ऐसा लेके जाते हैं, तो ये देखना, इसको अगर मैं कर्व करूंगा तो ये कहां पे पॉइंटेड हो गया? अलोंग द सेंटर। यहां बेटे सामने। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम जो ये कनकेव बार मैग्नेट्स लेते हैं, इनको हम क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहां पे पॉइंटेड कर देता है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसका काम होता है। अच्छा, उसको कोई फायदा होता होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को उस लोकेशन पर क्या करता है? सेंटर की तरफ इंक्रीज करने में मदद करता है। दूसरा, उसके अंदर जैसे हम सॉफ्ट आयरन डालते हैं, तो सॉफ्ट आयरन का नेचर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है? अब हो सकता है कि यहाँ से जो ये मटेरियल, इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएंगी यहाँ से, तो हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ से जा रही थी, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा अपनी सरफेस के कैसे होती है? नॉर्मल। तो ये क्या होता है? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर ही ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर एक मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से दूर चली जाती है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो हमेशा क्या होके जाएंगे? इसके अंदर से होके जाएंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? गैदर करते हैं, उनको कंसंट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दूर दूर से जा रही थी, जैसे यहाँ पर हम रखते हैं तो देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से होकर गुजरना शुरू करती हैं? नहीं आया समझ में? तो यहां से देखते हैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से होकर गुजरना शुरू करती हैं? ये जो होलो सिलेंड्रिकल कैविटी थी, ये कैविटी थी ना, इस कैविटी का अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं तो उस रेडियस के अलॉन्ग ही तो जाएगा सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका काम ये होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, कि जो इसमें हम कनकेव बार मैग्नेट्स यूज करते हैं, वो सबसे पहले कनकेव बार मैग्नेट्स क्या करती हैं?
मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं, उस कैविटी के रेडियस के अलोंग बैंड कर देती हैं। उसके बाद सॉफ्ट आयरन को इसलिए प्लेस करते हैं, सॉफ्ट आयरन क्या करता है, उन जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेंटर की तरफ क्या हुई है, फोकस्ड हुई हैं, उनको सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ पे मोड़ देता है, उस सेंटर की तरफ कंप्लीटली मोड़ देता है। तो मतलब उसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। नंबर दूसरा, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब हम इसके ऊपर, इस सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर क्या करते हैं, एक कॉइल को रैप करते हैं। याद है मूविंग कॉइल कैलरीमीटर में पढ़ते हैं? तो मूविंग कॉइल कैलरीमीटर में हम देखते हैं कि इस कॉइल के ऊपर हम इस तरह से एक कॉइल को रैप करेंगे। तो जब ये कॉइल यहाँ पे रैप होगी तो इसका ये क्या है, प्लेन ही तो आ गया, दिस इज द प्लेन। और जब अगर इसका ये प्लेन है और यहां से हम देखते हैं ये रहा, दिस इज द प्लेन, दिस इज प्लेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा और यहां से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहां से जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो कैसे जाती हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन की डायरेक्शन में जाती हैं। नहीं है बेटा समझ? अरे जब हम इसके ऊपर रैप करते हैं तो हमेशा जब भी देखते हैं, जब भी हम देखते हैं अब देखो थोड़ा सा, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, थोड़ा ढंग से देखोगे तो आपको इसमें बनता हुआ नजर आएगा। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो ऐसे निकल गए बेटे। तो ये होता क्या है कि जब हम इसके ऊपर यहाँ पे कोयल को इसके ऊपर रैप करते हैं लाइक दिस, ये कैविटी थी हमारी, इस पूरी कैविटी को पटक लो चाहे तो ऐसे ही, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं गुड़िया, जब हम एक कोयल को ऐसा रैप करते हैं तो अभी देखते हैं कि ये कोयल टॉर्क लगेगी इसके ऊपर, दिस इज द प्लेन ऑफ द कोयल। अरे इस सिलेंडर के ऊपर ये कोयल को मैंने ऐसा रैप कर दिया, तो ये कोयल क्या होगी, इसके ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। जैसे जैसे टॉर्क लगती चली जाएगी तो कोयल क्या करेगी, घूमेगी। अभी इसकी पोजीशन ये है, तो यहाँ से देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये किसके डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन की डायरेक्शन में तो जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन दोनों कैसे फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा कितना बनता है, 90। और जब थीटा 90 बनता है तो टॉर्क होता है NBIA साइन थीटा। तो थीटा कितना बन गया मेरा, 90। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो टॉर्क कैसी हो गई, मैक्सिमम। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करता है। अब इसी तरह से ये कोयल अगर यहां से मूव करके अगर इधर भी पहुंचती है, ये ऐसा, ये कोयल का प्लेन था, ये प्लेन अगर ऐसा जाता है तो फिर भी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अभी भी प्लेन के डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्चुअली में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लेन की डायरेक्शन में करती हैं, और प्लेन के डायरेक्शन में अगर करती हैं तो उस कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो हमेशा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ये काम होता है किसका, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं है बात समझ में? तो इसमें फंक्शन जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होते हैं वो ये याद रखने होते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा ये बनता है सॉफ्ट कनकेव बार मैग्नेट्स होती हैं, इन करके बार मैग्नेट्स का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहली बात ये पॉइंटेड करता है। उसके बाद जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर डालते हैं वो गैदर करने का काम करता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। लेकिन दोनों मिलकर क्या काम करते हैं कि आंसर दोनों मिलकर ये काम करते हैं, बी को भी बढ़ा देते हैं और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, प्लेन की डायरेक्शन में कर देते हैं। टॉर्क मैक्सिमम हो जाती है जिसकी वजह से वो कोयल और कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कि आपको पता है कोयल के नंबर ऑफ टर्न भी सेम होते हैं, बी भी सेम होता है, सब कुछ सेम है। तो टॉर्क कैसा होता है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट टॉर्क से ये कोयल क्या करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना शुरू करती है। तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो आंसर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम इसे यूज करते हैं, और इसको देखेंगे इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।